दे दो बेटा मोबाइल, आ गया हो तो। हेलो हेलो हेलो, आप सबको आवाज जा रही होगी और क्लास काफी ब्रेक हो चुकी है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो ब्लिंक की प्रॉब्लम थी, मैं क्लास को दोबारा रिपीट करता हूं। मैं ध्यान देना इस बात को। एक बार हम समाजवाद की बात कर रहे थे। ध्यान देना, समाजवाद का अर्थ है संसाधनों का राष्ट्रीयकरण तथा शोषण का अभाव। ध्यान से समझो इस बात को। समाजवाद का अर्थ क्या है? संसाधनों का राष्ट्रीयकरण तथा शोषण का अभाव। यह समाजवाद का सामान्य अर्थ होता है। संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संसाधनों पर राष्ट्र या राज्य का नियंत्रण। इसका अर्थ यह है कि संसाधनों पर राष्ट्र या राज्य का नियंत्रण होगा, किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं रहेगा। अब एक चीज सोचो, जब संसाधनों पर राष्ट्र या राज्य का नियंत्रण होगा तो स्वाभाविक है संसाधनों का उपयोग सभी के लिए, और जब संसाधनों का उपयोग सभी के लिए होगा तो सभी का विकास होगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कहा जाए कि जब संसाधनों पर राज्य या राष्ट्र का नियंत्रण होगा तो स्वाभाविक है संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा, और जब न्यायोचित वितरण होगा तो सभी को समान रूप से संसाधन उपलब्ध होंगे। और जब ऐसा होगा तो फिर आर्थिक समानता होगी। ध्यान दो इस बात को। समाजवाद, इस शब्द के मीनिंग को समझो, क्योंकि यूपीएससी या पीसीएस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करेगा यूपीएससी में। समाजवाद, समाजवाद का अर्थ है संसाधनों का राष्ट्रीयकरण तथा शोषण का अभाव। अब सोचो, संसाधनों का यदि राष्ट्रीयकरण होगा तो इसका अर्थ है कि संसाधनों पर राष्ट्र या राज्य का नियंत्रण होगा। यदि ऐसा हुआ तो संसाधनों का उपयोग सभी के लिए होगा, और जब संसाधनों का उपयोग सभी के लिए होगा तो सभी का विकास होगा। अब एक चीज, इसका अर्थ यह है कि संसाधनों पर राष्ट्र या राज्य का नियंत्रण होगा तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा, रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका परिणाम यह होगा कि सभी को समान रूप से संसाधन उपलब्ध होंगे। ऐसी स्थिति में आर्थिक समानता होगी। जैसे एक उदाहरण में लेता हूं, मान लो पूरी जमीन पर पिता का नियंत्रण है, तो स्वाभाविक है उस पिता के जितने पुत्र होंगे उन सभी पुत्रों को जमीन का समान वितरण होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था
जो पंचायत भवन है, उस पंचायत भवन पर पंचायत का नियंत्रण होता है। तो उस पंचायत भवन का उपयोग सभी के लिए होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक उसी तरह समाजवाद में संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होता है, और जब संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होगा तो स्वाभाविक है संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा। अब एक चीज सोचो, यदि संसाधनों का न्यायोचित वितरण हुआ तो समावेशी विकास होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ। और समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना। विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल करना, इसे ही कहा जाता है समावेशी विकास। समावेशी विकास के लिए संसाधनों का न्यायोचित वितरण आवश्यक है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, संसाधनों का न्यायोचित वितरण, सभी को समान रूप से संसाधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक समानता होगी। और दूसरी चीज, शोषण का अभाव होगा, अर्थात किसी तरह का शोषण न हो, न तो जातीय, न तो धार्मिक, न तो लैंगिक शोषण हो। शोषण के अभाव का अर्थ है कि जातीय, धार्मिक, लैंगिक शोषण का अभाव। और यह तभी संभव है, एक चीज ध्यान देना, यह तभी संभव जब समानता हो और हिंसा का अभाव हो। क्योंकि शोषण के अभाव का अर्थ है जातीय, धार्मिक, लैंगिक शोषण का अभाव। और यह जो शोषण का अभाव तभी होगा जब सभी तरह के भेदभाव समाप्त हो जाएं, अर्थात समानता हो और हिंसा का अभाव हो। यह समाजवाद का अर्थ है। अब एक बात याद रखना है, प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जिस समाजवाद की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, सर्वोच्च न्यायालय, हम न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था, भारत का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद की तरह नहीं है। भारत का समाजवाद सोवियत संघ की समाजवाद की तरह नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ में कहा जाता है राज्य का विरोध किया जाता है। मार्क्स ने, कि हम बात करें, जिस समाजवाद की बात की, वहां राज्य का विरोध किया जाता था। कहीं न कहीं हिंसक क्रांति की वकालत की गई, लेकिन भारत का जो समाजवाद है, यहां राज्य का विरोध नहीं हुआ, राज्य की वकालत की गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जब समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद की तरह नहीं है, क्योंकि भारत के समाजवादी व्यवस्था में राज्य की वकालत की गई है, जबकि सोवियत संघ के समाजवाद में राज्य का विरोध किया गया।
दूसरी बात, भारत के समाजवाद में हिंसा को जगह नहीं है। बेशक हम व्यवस्था में परिवर्तन की बात तो करते हैं, पर लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था में परिवर्तन की बात की जाती है। जबकि सोवियत संघ के समाजवाद में हिंसक क्रांति के माध्यम से व्यवस्था में परिवर्तन की वकालत की गई। तो सोवियत संघ के समाजवाद में हिंसा की वकालत की गई है, पर भारत के समाजवाद में हिंसा का विरोध किया गया। अब एक प्रश्न कि जब समाजवाद की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान दो, जब संविधान का निर्माण हुआ तो समाजवाद शब्द जोड़ा ही नहीं गया। इसका मतलब यह है संविधान के निर्माण के दौरान प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ और जब प्रियम्बल की बात की गई थी, उस समय समाजवाद शब्द नहीं जोड़ा गया था। समाजवाद शब्द था ही नहीं। हमेशा ध्यान दें इस बात को, क्यों नहीं जोड़ा गया? रीजन क्या था? पहली बात, संविधान सभा के सदस्यों ने यह कहा कि जो भी लोग संविधान के निर्माण कर रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग समाजवादी मूल्यों से प्रभावित हैं, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में या भारत को स्वतंत्र कराने में सभी की भूमिका है। इसलिए कहा गया था कि संसाधनों का लाभ सभी को मिलेगा और सभी का विकास होगा। दूसरी चीज, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र के पूर्ण विकास के लिए समानता जरूरी है। सभी प्रकार के शोषण का अभाव जरूरी है। अतः यह कहा गया था कि जिस समाजवाद की बात करते हैं या समाजवाद का जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हमारे संविधान से हो सकती है। जब लक्ष्यों की प्राप्ति संविधान से हो सकती है तो समाजवाद को जोड़ने की आवश्यकता ही क्या है? हमेशा ध्यान दो, इसीलिए कहा जाता है कि समाजवाद को जोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई या समाजवाद को नहीं जोड़ा गया। रीजन क्या था? पहला रीजन, यह हमेशा ध्यान दें इस बात को, पहली चीज कि भारतीय संविधान की बात करें में नीति निर्देशक तत्व में समाजवादी मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं। संविधान की नीति तर्क दिया गया था कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है और संविधान के नीति निर्देशक तत्व में समाजवादी मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है और नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 से लेकर के बात करें 38, 39, 40, 41, 42, 43 की बात करें, ये तमाम ऐसे अनुच्छेद हैं जहां आर्थिक समानता की बात की गई है और सभी तरह के शोषण के निषेध की बात की गई है।
तो संविधान सभा ने यह कहा कि जब नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं तो अलग से समाजवाद को जोड़ने की क्या आवश्यकता है। पहली बात। दूसरी चीज कहा जाए कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब आर्थिक समानता हो। हमेशा ध्यान देने इस बात को। यह कहा गया था कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, एक लोकतंत्र है और भारत लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है। और इस लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब आर्थिक समानता हो। और आर्थिक समानता के लिए समाजवाद की बात करें, समाजवादी मूल्यों को अपनाना जरूरी था। तो यह कहा गया था कि भारतीय संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति यदि संविधान प्रतिबद्ध है तो स्वाभाविक है समाजवादी मूल्यों के बिना लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो संविधान है उसमें समाजवाद शब्द का प्रयोग किया जाए या न किया जाए, फिर भी शोषण का अभाव होगा। और तीसरी चीज देखी जाए, भारतीय संविधान के अनेक अनुच्छेद में सभी तरह के भेदभाव के निषेध की बात की गई है। नंबर 3 की बात करें, सी, अनुच्छेद 14, 15, 16, हम 17 की बात करें, भेदभाव के निषेध पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में भेदभाव के निषेध पर बल दिया गया है। अब सोचो, शोषण का अभाव तभी संभव है जब भेदभाव का निषेध हो, और यह अनुच्छेद भेदभाव के निषेध पर बल देता है। अतः समाजवाद को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ध्यान से सुनना इस बात को। इसलिए जब संविधान का निर्माण हो रहा था और प्रियम्बल में जब शब्दों का चयन हो रहा था, तो समाजवाद को लेकर जब डिबेट शुरू हुआ कि समाजवाद शब्द को जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए, तो संविधान सभा ने यह कहा समाजवाद को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तर्क क्या दिया गया? पहला तर्क दिया गया कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में समाजवादी मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं, और यदि समाजवादी मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं तो समाजवाद को जोड़ने की आवश्यकता ही क्या है। दूसरी चीज, भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब आर्थिक समानता हो, और कहीं न कहीं आर्थिक समानता समाजवाद को मूर्त रूप देता है। और तीसरी बात, अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 में भेदभाव के निषेध की बात की गई है। सभी तरह के भेदभाव के निषेध की वकालत की गई है। और जब भेदभाव का निषेध होगा तो शोषण का अभाव होगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। और शोषण का अभाव ही समाजवाद है। इसलिए संविधान सभा ने यह कहा समाजवाद शब्द को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर एक प्रश्न, कालांतर में देखा जाए परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान बाद में
प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ दिया गया। हमेशा ध्यान दो, बाद में समाजवाद शब्द को जोड़ दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ दिया गया। तो प्रश्न ये उठता है, बाद में जोड़ने की आवश्यकता क्या थी? यदि नहीं जोड़ा जाता तो क्या होता? कितना खूबसूरत जवाब दिया है। कहा क्या गया कि यह संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 1976 में हुआ। और 1976 में जब संविधान संशोधन की बात की गई तो इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने पर बल दिया गया और जोड़ा भी गया। 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, 3 शब्द को जोड़ा गया है। जोड़ा गया तो तर्क क्या दिया गया? पहला तर्क यह दिया गया कि केशवानंदवाद सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। वो जो महत्वपूर्ण निर्णय है केशवानंदवाद के रूप में चर्चित हुआ। केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और यदि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो फिर उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लेना होगा। ध्यान देना इस बात को कि पहले समाजवाद शब्द नहीं था, बाद में समाजवाद शब्द को जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? कारण क्या था? तो तर्क क्या दिया गया कि 1976 में केशवानंदवाद आ चुका था और केशवानंदवाद में हम बात करें केशवानंदवाद की बात करें, केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि यदि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाना चाहिए। और प्रस्तावना जब केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाना चाहिए, इसका मतलब यह है कि केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का मार्गदर्शक बना दिया। और ज्यों प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक हुआ त्यों ही या तुरंत ही प्रस्तावना में नए नए शब्दों को जोड़ने की बात की जाने लगी। इसीलिए समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, क्योंकि प्रियम्बल तो संविधान का मार्गदर्शक है और संविधान के किसी भी भाग में विवाद होगा तो मुझे प्रस्तावना का सहारा लेना होगा। तो बेशक वो सारे शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने की बात की जाने लगी और जोड़ भी दिया गया। पहला पॉइंट। दूसरी चीज, 1975-76 के दौर में भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं उनमें ये इसको लेकर डिबेट शुरू हो गया कि कौन समाजवादी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। माना गया था जो समाजवादी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है वो जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और जो समाजवाद का विरोध करता है वो जन कल्याण का विरोध करता है। इसका मतलब यह है कि जनता का कल्याण वही कर सकता है जो समाजवादी हो।
इसलिए कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने क्या किया, स्वयं को समाजवादी दिखाने के लिए समाजवाद शब्द को प्रियम्बल में जोड़ दिया। उद्देश्य यह था, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी एक समाजवादी मूल्यों से प्रभावित है और इसका एकमात्र उद्देश्य है जन कल्याण। इसलिए समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। तो दो रीजन है। पहला जो रीजन है कि केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का मार्गदर्शक घोषित कर दिया। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का जो कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाना चाहिए। तो इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को संविधान का मार्गदर्शक घोषित कर दिया। इसलिए समाजवाद शब्द को जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और नंबर, हम बी की बात करें, हमेशा ध्यान दो, राजनीतिक दलों के बीच समाजवादी होने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। नंबर दो, राजनीतिक दलों के बीच होने का दावा बढ़ने लगा। हर दल ये घोषित करने लगा कि मैं समाजवादी हूं, क्योंकि जो समाजवादी होगा वो जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध होगा, और जो जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध होगा वो जनता का कल्याण करेगा, और जो जनता का कल्याण करेगा लोग, आम जनता उसका समर्थन करेगी। अब एक चीज सोचो, इसलिए शासन था कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी ने स्वयं को समाजवादी घोषित करने के लिए प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ दिया। इसलिए कहा गया था कि समाजवाद शब्द को बाद में जोड़ा गया, पहले समाजवाद शब्द नहीं था। फिर एक प्रश्न कि समाजवाद की बात तो उठ चुकी है, और प्रस्तावना में कहा गया था समाजवाद, फॉर एग्जाम्पल, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ध्यान देना, प्रस्तावना में समाजवाद की बात की गई थी, और पूरी बात ध्यान दो इस बात को, ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का मार्गदर्शक है। संविधान का, और संविधान से क्या होती है, शक्ति मिलती है किसको, शासक वर्ग को। पूरी बात ध्यान देना, यह प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है। संविधान से शासन व्यवस्था को शक्ति मिलती है, या संविधान के अनुसार ही शासन व्यवस्था संचालित होती है। यह प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है, और शासन व्यवस्था को शक्ति मिलती है संविधान से, शासन व्यवस्था संचालित होती है संविधान से। इसका मतलब यह है कि शासन व्यवस्था को प्रियम्बल क्या करेगा, निर्देशित करेगा। इसका मतलब यह है,
इसका मतलब यह है कि यह जो शासन व्यवस्था है, इसके सामने मूल्य क्या है? इसका मतलब है यह जो प्रस्तावना है, यह आदर्श है, यह मूल्य है। इसका मतलब यह जो शासन व्यवस्था है, इन मूल्यों से क्या होगी? संचालित होगी। इसका मतलब यह है कि शासन व्यवस्था को इसे पाना है। हमेशा ध्यान दो, यह प्रस्तावना एक आदर्श है, एक मूल्य है। इसका अर्थ यह है कि मान लिया जाए प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ यह कि शासन व्यवस्था समाजवादी मूल्यों से प्रभावित होगी। शासन व्यवस्था समाजवाद को मूर्त रूप देने की कोशिश करेगी। इसका उद्देश्य यही है। इसका अर्थ यह है शासन व्यवस्था के प्रत्येक गतिविधि, उसकी आर्थिक नीतियां, प्रशासनिक नीतियों पर समाजवाद का प्रभाव होना चाहिए। अर्थात संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, शोषण का अभाव होना चाहिए। यह है। पर दुर्भाग्य क्या है? ऐसा नहीं है। हमेशा ये तो बातें की गई, पर एक प्रश्न उठा कि क्या वास्तव में वर्तमान सरकार समाजवादी है? अब एक चीज ध्यान देने इस बात को, हम पहली चीज बात करें, बात की बातें कि यदि वर्तमान आर्थिक नीति हम वर्तमान आर्थिक नीति की बात करें तो हमेशा ध्यान दो, संसाधनों का निजीकरण हो रहा है, बाजारीकरण की बात करें। तीसरी चीज देखा जाए, हम पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। निजीकरण का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब है संसाधनों का राष्ट्रीयकरण, पर यहां तो संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण स्थापित होने लगा है। प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण, जैसे टाटा, बिरला की बात करें, अंबानी की बात करें। नंबर 2, बाजारीकरण। मार्केट, इसका मतलब है बाजारीकरण का अर्थ क्या है? उत्पाद का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होना। इसका अर्थ यह है उत्पाद का मूल्य मांग एवं आपूर्ति द्वारा निर्धारित होना। इसका अर्थ क्या है? उत्पाद का मूल्य मांग एवं आपूर्ति के द्वारा निर्धारित होना। इसका अर्थ यह है कि जो कीमत चुकाने में सक्षम है उसे उत्पाद मिलेगा। बाजारीकरण, मार्केटाइजेशन की बात करें, वर्तमान आर्थिक नीति की बात करें, वर्तमान आर्थिक नीति की बात करें तो दो चीज है, संसाधनों के निजीकरण की बात की जाने लगी है, बाजारीकरण की बात की जा रही है, और पूंजीवाद की बात की जा रही है। बाजारीकरण में उत्पाद का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होना। अब उत्पाद का मूल्य यदि बाजार द्वारा निर्धारित होगा तो उत्पाद के मूल्य को बाजार द्वारा निर्धारित होने का अर्थ है कि जो कीमत चुकाने में सक्षम है उसे उत्पाद मिलेगा, और जो कीमत चुकाने में सक्षम नहीं है उसे उत्पाद नहीं मिलेगा। अब सोचो, बाजार द्वारा निर्धारित होगा। हमेशा ध्यान दो, इसका अर्थ ये जिसकी मांग ज्यादा होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी, जिसकी डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी क्या होगी? कम होगी। एक सबसे बड़ी चीज। अब एक प्रश्न, इसका अर्थ ये कि वर्तमान जो आर्थिक नीति है
पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है। अब ध्यान सुनना, प्रस्तावना में किसकी बात की गई है? समाजवाद की बात की गई है। वर्तमान आर्थिक नीति किधर जा रही है? पूंजीवाद क्यों जा रही है? प्रस्तावना कहता है समाजवाद, सरकार जा रही है पूंजीवाद। प्रस्तावना में समाजवाद को एक आदर्श माना गया है, पर सरकार तो पूंजीवाद क्यों जा रही है? जैसे अगला प्रश्न ये उठा कि क्या सरकार प्रस्तावना की उपेक्षा कर रही है? ध्यान दो, प्रस्तावना कहता है समाजवाद हमारा लक्ष्य है, सरकार पूंजीवाद की ओर जा रही है। तो प्रश्न ये उठने लगा है कि क्या सरकार की आर्थिक नीति प्रस्तावना के विरोध में है? पूरी बात ध्यान देना, क्योंकि प्रस्तावना कहता है समाजवाद, सरकार चल रही है पूंजीवाद की तरफ। प्रस्तावना का समाजवाद यह कहता है कि संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, पर सरकार का जो पूंजीवाद है वो संसाधनों के निजीकरण की बात कर रही है। आपने देखा होगा इंडिया में बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टी नेशनल कंपनियों का आगमन हो रहा है। उत्पाद की कीमत बाजार डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा और क्या होना चाहिए? ध्यान देना इस बात को। देखो, आप दो बातें उठी चले। प्रश्न ये उठा, क्या सरकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में है? नीतियां प्रस्तावना के विरोध में है। एक क्वेश्चन मार्क। और दूसरी चीज, क्या समाजवाद अप्रासंगिक हो चुका है? अर्थात प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद शब्द अप्रासंगिक हो चुका है। यह मुद्दा उठना शुरू हो गया। ध्यान सुनिए इस बात को। तीसरा मुद्दा यह उठने लगा कि प्रस्तावना आर्थिक विकास में बाधक है। स्पष्ट करें, ये कहा जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, या ये कहा जाए कि प्रस्तावना आर्थिक समृद्धि बाधक है। चर्चा करें, ये सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे। आप ध्यान देना इस बात को। क्या सरकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में? क्या क्या शब्द है? हमेशा ध्यान दो, प्रस्तावना के विरोध में है तो एक बात याद रखना है कि कुछ विचारकों ने यह कहा हमेशा कि सरकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में है। कुछ ने कहा नहीं, प्रस्तावना के विरोध में नहीं है। जैसे मान लिया जाए, यह प्रश्न पूछा जाता है, क्या सरकार की आर्थिक नीति प्रस्तावना के विरोध में है? तो फर्स्ट पहले में यह बताएंगे हम लोग क्या शब्द है, क्या शब्द। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए क्या ऐसा है, तो एक नजरिए से ऐसा होगा और दूसरे नजरिए से ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप दही खाना पसंद करेंगे? तो जुकाम से पीड़ित हैं तो दही खाना पसंद नहीं करेंगे, और गर्मी का मौसम है तो दही खाना पसंद हम करेंगे। हर चीज के दो पक्ष होते हैं। यदि इस प्रश्न की बात करें, क्या सरकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में है, तो फर्स्ट पैरा आंसर, फर्स्ट पैरे में क्या है कि प्रस्तावना में समाजवाद शब्द पर बल,
और दूसरी चीज, वर्तमान आर्थिक नीति पूंजीवाद की ओर अग्रसर पूरी बात ध्यान देना। प्रस्तावना में समाजवाद प्रबल और वर्तमान आर्थिक नीति पूंजीवाद की ओर अग्रसर। सेकेंड पैरा, हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे तो मानेंगे सामान्यतः यह माना जाता है कि सरकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में है, क्योंकि ध्यान देना, प्रस्तावना में समाजवाद की बात की जा रही है। सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति पूंजीवाद की ओर अग्रसर है। और प्रश्न ये है, क्या सरकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में हैं या नहीं है? क्या सरकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में हैं? तो फर्स्ट पैरे में हम ये बताएंगे कि प्रस्तावना में क्या कहा गया है और सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति कैसी है। हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे और ये बताएंगे कि सामान्यतः यह माना जाता है कि सरकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में है। तर्क क्या है? यह तर्क क्या दिया गया? ध्यान देना इस बात को, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, प्रस्तावना का समाजवाद संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की बात करता है, जबकि पूंजीवाद में संसाधनों का निजीकरण होता है। प्रस्तावना का समाजवाद प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों के न्यायोचित वितरण की बात करता है, जबकि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति के अनुसार उसी को संसाधन उपलब्ध होगा जो कीमत चुकाने में सक्षम होगा। क्योंकि आर्थिक नीति बाजारवाद को प्रमोट करता है और बाजारवाद के अनुसार जो कीमत चुकाने में सक्षम है उसे चीजें उपलब्ध होगी और जो कीमत चुकाने में सक्षम नहीं है उसे ये चीज उपलब्ध नहीं होगी। कोई दिक्कत? हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम तीसरी चीज बात करें कि समाजवाद सभी तरह के शोषण के अभाव का निषेध करता है, जबकि सरकार की वर्तमान जो आर्थिक नीति है इसमें गरीबों का निरंतर शोषण होता है, क्योंकि संसाधन कुछ लोगों तक सीमित हो जाते हैं। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में सारा पैसा अमीरों के पास चला जाएगा, गरीब बेचारा भुखमरी का शिकार हो जाएगा। और वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक असमानता जन्म लेती है, और जहां आर्थिक असमानता होगी वहां गरीब व्यक्ति का सबसे ज्यादा शोषण होगा। वह अवसरों का उपभोग करने से वंचित हो जाएगा। इसे यह कहा जाता है कि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति प्रस्तावना के विरोध में है। हम थर्ड पैरे में जाएंगे और थर्ड पैरे में, लेकिन उपरोक्त मत से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता। उपरोक्त मत से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता है। क्यों नहीं हुआ जा सकता? रीजन क्या है? मतलब सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति प्रस्तावना के विरोध में है, हम इसे पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते। इसका कारण क्या है? फर्स्ट, ध्यान देना, आखिर समाजवाद चाहता क्या है? तर्क यह है, समाजवाद का उद्देश्य सभी का विकास, और सभी का विकास तभी होगा जब सभी को रोजगार उपलब्ध होगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। और सभी को रोजगार तभी मिलेगा जब पूंजीवाद की बात की जाए। तो तर्क क्या था? तर्क ये था, समाजवाद समावेशी विकास की बात करता है, बल इसके लिए जीडीपी में वृद्धि आवश्यक, आर्थिक समृद्धि आवश्यक,
इसके लिए पूंजीवाद आवश्यक। तर्क क्या है कि वस्तुतः पूंजीवाद का भी लक्ष्य वही है, सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति का भी लक्ष्य वही है जो समाजवाद चाहता है। तो तर्क ये दिया जाता है, समाजवाद समावेशी विकास पर बल देता है, और समावेशी विकास का मतलब है विकास के मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना। और समावेशी विकास के लिए जीडीपी या आर्थिक समृद्धि आवश्यक है, और आर्थिक समृद्धि के लिए पूंजीवाद आवश्यक है। दूसरा जो तर्क है, हमेशा प्रस्तावना में संसाधनों के न्यायोचित वितरण प्रबल। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए रोजगार का सृजन आवश्यक है। सृजन आवश्यक। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए औद्योगिकरण आवश्यक, और इसके लिए पूंजी निवेश आवश्यक, और इसके लिए पूंजीवाद आवश्यक। ध्यान सुने इस बात को। हम थर्ड पैरे की बात करेंगे। थर्ड पैरे में कि इस प्रकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में नहीं है। नंबर ए, समाजवाद की बात करें। समाजवाद समावेशी विकास पर बल देता है, और समावेशी विकास के लिए जरूरी क्या है? आर्थिक समृद्धि जरूरी है। आर्थिक समृद्धि के लिए पूंजीवाद आवश्यक है। नंबर बी, प्रस्तावना में संसाधनों के न्यायोचित वितरण पर बल दिया गया है, और संसाधनों के न्यायोचित वितरण के लिए रोजगार का सृजन आवश्यक है। रोजगार के लिए उद्योग का लगना जरूरी है। उद्योग तभी लगेगा जब निवेश होगा। इसके लिए पूंजीवाद जरूरी है। इसलिए यह कहा गया था कि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति प्रस्तावना के विरोध में नहीं है। आप देखो, अंतिम पैरा चलेगा हमारा, अंतिम पैरा निष्कर्ष। हम निष्कर्ष की बात करें। निष्कर्ष में एक लाइन, यदि सरकार की आर्थिक नीति से जन कल्याण होता है तब तो प्रस्तावना से सुसंगत है, पर आर्थिक नीतियों का लाभ समाज के केवल एक वर्ग को मिलता है तो प्रस्तावना से सुसंगत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, यदि शिक्षक के द्वारा दी गए शारीरिक दंड से बच्चे का शैक्षिक विकास होता है तब तो शारीरिक दंड उचित है, पर यदि शारीरिक दंड के कारण बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, स्कूल, तो शारीरिक दंड उचित नहीं है। उसी तरह सरकार की वर्तमान आर्थिक नीतियां जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है तो प्रस्तावना से सुसंगत है, और जन कल्याण के विरोध में है तो प्रस्तावना से सुसंगत नहीं है। अब एक चीज सोचो, यह प्रश्न 4 पैरे में टूट जाएगा। अब हम बात करें हमेशा क्या सरकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में हैं या फिर नहीं है। यह हमेशा ध्यान देना है, सरकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में है या फिर नहीं है। यह प्रश्न 4 पैरे में टूट गया। फर्स्ट पैरे में आपने यह बताया प्रस्तावना में क्या कहा गया है और सरकार की आर्थिक नीति कैसी है। सेकेंड पैरे में यह बताया कि सामान्यतः यह माना जाता है कि सरकार की आर्थिक नीतियां प्रस्तावना के विरोध में हैं। थर्ड पैरे में आपने यह बताया कि लेकिन हम उपरोक्त मत से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि ए बी
अंत में चौथे पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आप देखो, अब इस प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। मान लिया जाए सरकार ने, मान लो सरकार ने पूंजी निवेश के संदर्भ में या औद्योगिकरण के संबंध में कोई डिसीजन लिया है। आप सोचो, सरकार औद्योगिकरण के संबंध में कोई डिसीजन ले रही है, तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति के आलोक में प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद शब्द प्रासंगिकता को स्पष्ट करे। सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति के आलोक में प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद की प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। थोड़ा सा प्रश्न ट्विस्ट हो गया। अब प्रश्न चलेगा कैसे? ध्यान दो, सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति, और आर्थिक नीति क्या है सरकार की, कि सरकार औद्योगिकरण को प्रमोट कर रही है, इसके लिए पूंजीपतियों को बुला रही है। अब पूंजीपति को तो लाभ चाहिए, जहां लाभ मिलेगा वहां काम करेगा, जहां लाभ नहीं वहां काम नहीं। तो एक बात याद रखना है कि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति के आलोक में प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद की प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। इसका मतलब क्या चीज है? क्या सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति ने समाजवाद को अप्रासंगिक घोषित कर दिया? प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति के आलोक में अब एक बात याद रखना है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रश्न कैसे चलेगा हम फर्स्ट पैरे में ये बताएंगे, फर्स्ट पैरे में, कि वर्तमान आर्थिक नीति के कारण समाजवाद शब्द अप्रासंगिक होता जा रहा है, क्योंकि हम सेकेंड पैरे में यह बताएंगे, किंतु तार्किक दृष्टि से विचार किया जाए तो यह प्रासंगिक है, क्योंकि हम थर्ड पैरे में निष्कर्ष की बात करेंगे। अब यह प्रश्न तीन पैरे में टूट जाएगा। ध्यान देना इस बात को, गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई पॉलिसी हो, बस ये ध्यान देना कि पॉलिसी क्या है। ये करंट का टॉपिक है, सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, समाजवाद। अब इसका आंसर कैसे चलेगा, ध्यान देना इस बात को। प्रश्न ये है कि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति के आलोक में प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद की प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। रेलिवेंसी, उसका औचित्य क्या है, कितना रेलिवेंट है, वो समाज के लिए कितना उपयोगी है। तब ध्यान देना, फर्स्ट पैरा मैं बोल रहा हूं, मैं आंसर ध्यान दो। सीधे
वर्तमान आर्थिक नीति के कारण समाजवाद शब्द अप्रासंगिक होता जा रहा है, क्योंकि नंबर 1, समाजवाद संसाधनों के राष्ट्रीयकरण पर बल देता है, जबकि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति पूंजीवाद को प्रोत्साहित करते हुए संसाधनों के निजीकरण की बात करता है। नंबर 2, ध्यान दो, हम नंबर 2 की बात करें। समाजवाद सभी तरह के शोषण के अभाव पर बल देता है, जबकि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक समानता में वृद्धि होती है और इस आर्थिक समानता के कारण समाज का गरीब वर्ग शोषित और भुखमरी का शिकार हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग अत्यंत खराब है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो भूख की शिकार है। अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे। सेकेंड पैरे में किंतु शब्द का प्रयोग करके मैंने सेकेंड पैरे को फर्स्ट पैरे से जोड़ दिया। किंतु तार्किक दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद सब प्रासंगिक है। क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि नंबर 1, हमेशा ध्यान दो, नंबर 1, समाजवाद समावेशी विकास पर बल देता है और समावेशी विकास के लिए संसाधनों का न्यायोचित वितरण आवश्यक है। इसके लिए रोजगार का सृजन आवश्यक है और इसके लिए औद्योगिकरण एवं निवेश आवश्यक है। सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति पूंजी निवेश और औद्योगिकरण को प्रमोट करती है। नंबर 2, हमेशा ध्यान दो, सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति की सफलता के लिए लोकतंत्र का मजबूत होना जरूरी है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आर्थिक समानता जरूरी है और आर्थिक समानता के लिए समाजवाद जरूरी है। ये हम निष्कर्ष की बात करेंगे, इसलिए यह कहना उचित है कि समाजवाद शब्द का जो लक्ष्य है वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। बेशक आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक नीतियां पूंजीवाद की ओर अग्रसर हैं, किंतु अंततः उसका उद्देश्य जन कल्याण है, न कि जन विरोध। आंसर क्लोज आपका। अब एक चीज सोचो, आप इसी प्रश्न को कैसे पूछेगा? इसी प्रश्न को कोरोना महामारी के कारण प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद पर पुनः चर्चा की आवश्यकता। पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी है। स्पष्ट करें, ध्यान से सुनिए इस बात को। कोरोना महामारी के कारण प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद शब्द पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी है। मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि आंसर कैसे लिखा जाता है। और कल भी मैंने कहा था, केवल नोट्स और किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ना तो आपको अंक मिलेंगे। प्रश्न कैसे बनेगा? कोरोना महामारी के कारण, यह करंट का क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद शब्द पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी है। क्वेश्चन थीम यह है
कि कोरोना महामारी के कारण बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी थी जो भुखमरी की शिकार हो गई। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। सोचो जरा, उद्योग बंद होने लगे। उस कंडीशन में अब समाजवाद पर पुनर्चर्चा, और समाजवाद किसकी बात करता है? संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ शोषण के अभाव पर बल देता है। तो कोरोना महामारी के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समाजवाद पर पुनः चर्चा की आवश्यकता महसूस होने लगी। और सरकार आज यही कर रही है कि जगह जगह खाद्यान्न कार्यक्रम चला रही है गवर्नमेंट। हमेशा गवर्नमेंट अब कर रही है, प्रवासी मजदूरों को उनके क्षेत्र में रोजगार देने के लिए नई पॉलिसी की बात कर रही है। सबके अकाउंट में न्यूनतम राशि भेजने की बात कर रही है। अर्थात समाज का जो वीकर सेक्शंस है, अब सरकार उस पर बल देने लगी और सरकार स्वयं हस्तक्षेप करने लगी। प्रश्न यही है। अब देखो, आप पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी है। यह हमेशा ध्यान दो, यह पुनर्विचार कि जहां अब तक समाजवाद शब्द को लोगों ने इग्नोर कर दिया, अब यह कहा जाने लगा नहीं, अब समाजवाद शब्द को केंद्र में लाया जाए, यह विचारणीय विषय बनाया जाए। हमेशा आंसर कैसे चलेगा? फर्स्ट पैरे में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न समस्या, हम सेकेंड पैरे में यह बात करेंगे। हमेशा समस्या क्या भी थी? समस्याओं के समाधान के लिए समाजवाद पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों? हम थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अर्थात यह प्रश्न 3 भागों में टूट जाएगा, पर याद रखना है 150 शब्द में आंसर पूछा जाता है तो यह हार्डली 40 से 50 शब्दों में जाएगा। यह हमारा पैरा लगभग 100 शब्दों में जाएगा, यह पैरा हमारा 10 शब्दों में जाएगा। आंसर क्लोज। हर एक चीज को, प्रियम्बल में जितने वर्ड्स हैं उन सारे शब्दों को आप करंट में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनसे जोड़ना सीखो। आप, अब मैं इसका आंसर बोल रहा हूं, 3 पैरे में टूट जाएगा। मैं इसका आंसर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक और चीज, कोरोना उत्पन्न कहां से हुआ इसका उल्लेख नहीं करना है। भारत में कैसे एंट्री किया इसका भी उल्लेख नहीं करना है। आप ये लिखने की कोशिश करोगे चाइना से उत्पन्न हुआ, इंडिया में ये हुआ, इतने लाख लोग कोरोना से प्रभावित हुए, तब तक आपके 20 से 30 शब्द अनावश्यक चले जाएंगे जो हमारे किसी काम का नहीं है। यूपीएससी इसको काट देगा। इसे ध्यान दो। सीधे कोरोना महामारी कैसे उत्पन्न हुई, क्या कारण है, कौन सा वायरस है, इसकी चर्चा नहीं करनी है। फर्स्ट पैरा में देखो, आप आंसर में बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। फर्स्ट पैरा, कोरोना महामारी के कारण भारत में लॉकडाउन, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों का पलायन की समस्या उत्पन्न हुई। दूसरी तरफ भूखमरी कुपोषण की समस्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब सीधे आएंगे सेकेंड पैरे में। अच्छा, यदि आपके पास आंकड़े हैं कितने करोड़ लोग बेरोजगार हुए, इतने लाख मजदूर माइग्रेट किए, तो उन आंकड़ों को उल्लेख कर देना है। हम सेकेंड पैरा में उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए समाजवाद पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि नंबर 1, समाजवाद संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की बात करता है और शोषण के अभाव की बात करता है। यदि संसाधनों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा, परिणामतः प्रत्येक व्यक्ति का समान विकास होगा। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति गरीबी और भूखमरी का शिकार नहीं होगा। नंबर 2, समाजवाद के कारण उन उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होगा, परिणामतः
परिणामतः मजदूरों के साथ मानवीय और नैतिक व्यवहार किया जाता, उनकी भूखमरी और गरीबी की समस्या का समाधान होता, जिससे मजदूर माइग्रेट नहीं करते, इससे उनके सामने समस्या उत्पन्न नहीं होती। नंबर 3 की हम बात करें, समाजवाद समावेशी विकास पर बल देता है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिकरण होगा, परिणामतः पिछले क्षेत्रों से बड़े शहरों के मजदूरों का आवागमन नहीं होता, न तो पलायन होता। ऐसी स्थिति में वर्तमान में उत्पन्न समस्याएं कभी भी उत्पन्न नहीं होती। अब देखो, हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष वस्तुतः कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न समस्या समाधान करने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया और अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाने लगी, जैसे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाए जाने लगे, जगह जगह खाद्यान्न का वितरण किया जाने लगा। दूसरी तरफ सरकार प्रवासी मजदूरों के काम के लिए पॉलिसी नीतियों का निर्माण करने लगी और इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक पैकेज की वकालत की जाने लगी। हम सीधे अंत में एक लाइन में और सीधे बात करेंगे, प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्य आदर्श तब तक मूर्त रूप नहीं लेंगे जब तक लोकतंत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास ना हो। आंसर क्लोज। एक ध्यान देने बात को, यह हमारा आंसर चलेगा। मान लिया जाए, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी केवल प्रियम्बल से। अब प्रश्न देखो कैसे पूछ रहा है यूपीएससी। फिर एक प्रश्न, अगला क्वेश्चन, क्या समाजवाद को लौटना एक प्रतिगामी कदम साबित होगा? क्या प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद की ओर लौटना एक प्रतिगामी कदम साबित होगा? क्वेश्चन मार्क क्या शब्द है, यह बात याद रखना है। क्या ऐसा होगा? जब क्या शब्द की बात की जाए तो 2 चीज, या तो हां में आंसर होगा, या तो नहीं में होगा, या तो दोनों पक्ष की बात करेंगे। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद की ओर लौटना एक प्रतिगामी का मतलब उल्टा चलना, एक प्रतिगामी कदम साबित होगा? क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से सुनना इस बात को। समाजवाद शब्द है, फर्स्ट पैरे में हम क्या करेंगे? समाजवाद का अर्थ बताएंगे। और समाजवाद का अर्थ क्या है? संसाधनों पर संसाधनों का राष्ट्रीयकरण, और दूसरी चीज शोषण का अभाव। हम 2 बातें करेंगे। हम सेकेंड पैरा में आएंगे, हम सेकेंड में इसकी बात करेंगे। सामान्यतः यह माना जाता है कि समाजवाद की ओर लौटना एक प्रतिगामी कदम साबित होगा, क्योंकि हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में यह बताएंगे प्रतिगामी कदम नहीं होगा। क्योंकि हम चौथे पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे, अर्थात यह प्रश्न 5 पैरे में टूट जाएगा। ध्यान देना इस बात को। आपको यह लग रहा है कि मैंने इसे 4 पैरे में क्यों तोड़ा है? क्योंकि प्रश्न देखो क्या पूछ रहा है। और एक बात याद रखना है, यदि प्रश्न आपको समझ में नहीं आया और लिख नहीं पाए, तो फिर
अच्छे अंक पाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्या प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद को लौटना एक प्रतिगामी उल्टा कदम साबित होगा? क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट पैरे में समाजवाद का अर्थ, और समाजवाद का सामान्य अर्थ है संसाधनों का राष्ट्रीयकरण एवं शोषण का अभाव। सेकेंड पैरा में सामान्यतः यह माना जाता है कि समाजवाद को लौटना एक प्रतिगामी कदम साबित होगा, क्योंकि नंबर 1, हमेशा ध्यान दो, आर्थिक समृद्धि के लिए विदेशी पूंजी निवेश आवश्यक है। अब वो तभी होगा जब बाजारीकरण की बात करेंगे, लेकिन समाजवाद बाजारीकरण का विरोध करता है। यदि बाजारीकरण का विरोध किया जाए तो पूंजी का निवेश नहीं होगा, परंतु औद्योगिकरण नहीं होगा, जिससे आर्थिक समृद्धि नहीं होगी। नंबर 2, हमेशा नंबर 2, नागरिकों के विकास के लिए रोजगार का सृजन बड़े पैमाने पर जरूरी है। इसके लिए औद्योगिकरण आवश्यक है, और औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर तभी होगा जब निजी पूंजी रखने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन समाजवाद तो निजी पूंजी का विरोध करता है, परंतु औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में वृद्धि होगी। हम नंबर 3 की बात करें। हमेशा यह जो समाजवाद है, यदि समाजवाद का अनुपालन किया गया तो दक्षता की उपेक्षा होगी, जिसका दुष्प्रभाव आर्थिक समृद्धि पर पड़ेगा। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में, लेकिन शब्द की बात करके हम उसके विरोध में जाएंगे। लेकिन उपरोक्त मत से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्यों नहीं हुआ जा सकता? क्योंकि समाजवाद एक मूल्य है जो सभी तरह के शोषण के निषेध की बात करता है। वस्तुतः समाजवाद समावेशी विकास की बात करता है, समावेशी विकास की बात करता है। ध्यान देना, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास हमारा लक्ष्य भी रहा है। सरकार की वर्तमान आर्थिक नीतियां भी समावेशी विकास की बात कर रही है, और समावेशी विकास के लिए हमेशा ध्यान दो, सामाजिक समावेशन के साथ वित्तीय समावेशन पर बल दिया जा रहा है। वित्तीय समावेशन, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। दूसरी तरफ सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। उन योजनाओं का उद्देश्य क्या है? समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति करना। यह थर्ड पैरा। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष की यह बात करेंगे हम लोग कि यदि समाजवाद के कारण दक्षता का विरोध होता है और पूंजी निवेश बाधित होता है, तब तो समाजवाद को लौटना प्रतिगामी कदम साबित होगा। पर यदि इससे समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलता है तो प्रतिगामी कदम साबित नहीं होगा। बात सबको समझ में आ गई? एक बात मैं करना चाहता हूं, बीच में जो आधे घंटे क्लास डिस्टर्ब थी, ये टेक्निकल फॉल्ट है, हमेशा नहीं होगा। और मैं 3-4 दिन बाद शाम को 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटे डेली में आंसर राइटिंग कराऊंगा। आपको टॉपिक मैं बताऊंगा, आप पढ़ेंगे और मैं उसका डिस्कस करूंगा कि आंसर कैसे चलेगा। थैंक यू।